Hi everyone, and today we're going to solve an important classical DSA problem which is called sliding window maximum. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और सवाल करना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. Also there is a link for a company wise DSA sheet in the description box. तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल के साथ. This problem is called sliding window maximum and this is also question number 239 on LeetCode. अब सवाल के अंदर हमारे पास एक numbers array given है. तो if we want we can also visualize the array like this, जिसके अंदर we have different elements. एंड इसके साथ में हमारे पास एक k वैल्यू गिवन है विच इज बेसिकली द विंडो साइज. तो हमें अपने एरे के अंदर इस साइज की सारी विंडोज का मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करना है. जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर k की वैल्यू है 3 के इक्वल, जिसका मतलब है हमारी विंडो का साइज 3 होना चाहिए. विंडो कहने का मतलब है एक टाइम पर हम जितने भी एलिमेंट्स को एनालाइज करेंगे उनकी वैल्यू k के इक्वल होनी चाहिए. सो फॉर नाउ दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट विंडो जिसके अंदर हमें पता है मैक्सिमम एलिमेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3. तो हमारे आंसर के अंदर सबसे पहले 3 आ जाएगा. उसके बाद हमारी जो विंडो है उसे हम ट्रेवर्स करके नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स पर लेकर जाएंगे. इनमें भी मैक्सिमम 3 है तो हमारे पास एक और 3 आ जाएगा. उसके बाद अपनी विंडो को ट्रेवर्स करके हम नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स पर लेकर जाएंगे. यहाँ पर इन तीनों का मैक्सिमम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 तो हमारे पास 5 आ जाएगा. उसके बाद विंडो को ट्रेवर्स करके नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स पर लेकर जाएंगे. मैक्सिमम इज स्टिल गोइंग टू बी इक्वल टू 5, हमारे पास एक और 5 आ जाएगा. विंडो को नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स पर लेकर जाएंगे तो इस बार हमारे पास इन 3 एलिमेंट्स में से मैक्सिमम है 6 तो हमारे आंसर में 6 आ जाएगा. एंड फाइनली जब लास्ट 3 एलिमेंट्स को एनालाइज करेंगे इन द विंडो तो मैक्सिमम इज गोइंग टू बी 7 तो हमारे पास 7 आ जाएगा. सो इस तरीके से दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी हैव टू रिटर्न. बेसिकली एन एरे जो सारी विंडोज की मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करता है, हमें इसी सेम एरे को रिटर्न करना है. इस प्रॉब्लम को हम चाहें तो रीडिफाइन करके ये भी कह सकते हैं कि वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ ऑल सब एरेज of size k. So this is the basic problem that we have to solve. अब ये जो सवाल है इसे सॉल्व करने की सबसे पहले तो हम बहुत शॉर्ट में नाइव अप्रोच को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. नाइव अप्रोच में हमें पता है हमें सारे के सारे सब एरेज ऑफ साइज k को एनालाइज करना है, जिसका मतलब है अगर शुरुआत में इफ वी पिक दिस एज आर स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हमने 0th इंडेक्स को एज द स्टार्टिंग पॉइंट पिक किया तो उसके बाद हम नेक्स्ट के एलिमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं. हम के एलिमेंट्स का लूप लगा सकते हैं और तीनों का जो भी मैक्सिमम होगा उसे आंसर के अंदर स्टोर कर लेंगे. उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंडेक्स 1 जहां से दोबारा से के का लूप लगा लेंगे और तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसे आंसर के अंदर स्टोर कर लेंगे. उसके बाद दोबारा से हम अपने इंडेक्स को अपडेट कर देंगे तो दोबारा से हम के एलिमेंट्स यानी 3 एलिमेंट्स को एनालाइज करेंगे. जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसे अपने आंसर के अंदर हम स्टोर कर लेंगे. तो इस तरीके से व्हाट वी कैन डू, हम एक एक करके अपने एरे के सारे इंडेक्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं और हर एक इंडेक्स पर जाकर हम अपना के का लूप लगा सकते हैं टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट और द मैक्सिमम ऑफ दोज के एलिमेंट्स. तो हमें पता है हमें एक आउटर लूप लगाना पड़ेगा फ्रॉम i इक्वल 0 टू n, जिसमें हम बेसिकली अपना जो भी विंडो होने वाला है उसका स्टार्टिंग पॉइंट पिक करेंगे. तो उसके लिए हमारा आउटर लूप हो जाएगा एंड एक हमारा इनर लूप हमें लगाना पड़ेगा जो j इज इक्वल टू i से स्टार्ट होता है एंड i प्लस k तक जाता है, जिसमें हम अपनी पूरी की पूरी के साइज की विंडो को ट्रेवर्स कर रहे होंगे. उसके बाद जो भी हमारे सारे के एलिमेंट्स का मैक्सिमम है उसे हम फाइंड आउट करेंगे और अपने आंसर के अंदर स्टोर करेंगे. सो दिस इज बेसिकली द ब्रूट फोर्स मेथड और द नाइव मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमें बिग ऑफ n इंटू के की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी आउटर लूप एंड इनर लूप को मिलाकर. एंड दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसके अंदर हम अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. Now we are going to talk about an optimal solution जिसके अंदर इसी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं टू बिग ऑफ n. एंड इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर हम यूज करेंगे ऑफ द DQ डेटा स्ट्रक्चर. अब DQ हमारा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको ऑलरेडी हमने क्यूज के अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है. DQ बेसिकली स्टैंड्स फॉर अ डबल एंडेड क्यू. हम एक डबल एंडेड क्यू का यूज करेंगे अपने स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम को फाइंड आउट करने के लिए एंड अपनी DQ को हम कुछ इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं. बेसिकली हमारी DQ एक नॉर्मल क्यू की तरह ही फंक्शन करती है, जिसके अंदर अपना एक फ्रंट एंड होता है, अपना एक बैक एंड या रियर एंड होता है. बस अब जो सारे के सारे पुश पॉप या दूसरे ऑपरेशंस होते हैं उन्हें अपनी DQ के हम दोनों एंड से परफॉर्म कर सकते हैं. यानी एक ऐसी क्यू है जिसमें पुश हम फ्रंट एंड बैक दोनों से कर सकते हैं, पॉप हम फ्रंट एंड बैक दोनों से कर सकते हैं. हम एक टाइम पर क्यू का फ्रंट भी एनालाइज कर सकते हैं, उसका बैक एलिमेंट भी एनालाइज कर सकते हैं. सो दिस इज अ DQ दैट वी आर गोइंग टू यूज. अब लॉजिक ये है कि हम अपनी DQ के अंदर कोशिश करेंगे अपने आंसर को स्टोर करने की. आंसर में हमें क्या चाहिए? आंसर में हमें अपनी किसी भी पर्टिकुलर विंडो का मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए. तो हम भी अपनी करंट विंडो के मैक्सिमम एलिमेंट्स को स्टोर कराने की कोशिश करेंगे इन दिस DQ. सो बेसिकली दिस DQ इज गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर वायबल सॉल्यूशन और आवर वायबल आंसर्स.
तो जितने भी पॉसिबल आंसर्स होंगे उन्हें हम अपनी इस DQ के अंदर स्टोर करेंगे। इसे यहाँ पर ले आते हैं। DQ के अंदर वायबल आंसर स्टोर करने का मतलब है कि सबसे पहले तो इस DQ में जितने एलिमेंट्स हमारी करंट विंडो के अंदर हैं सिर्फ वही एलिमेंट आने चाहिए। अगर हम इस पर्टिकुलर विंडो को एनालाइज कर रहे हैं तो इसी के एलिमेंट्स हम अपनी DQ के अंदर स्टोर करेंगे। अगर कोई पुराने एलिमेंट क्यू के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हमें पॉप कर देना है। तो फर्स्ट रूल ये है वायबल आंसर होने के लिए। सेकेंड रूल ये है कि हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा करंट एलिमेंट है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द विंडो दैट वी आर ट्राइंग टू एनालाइज, तो इस विंडो के अंदर ये तीनों एलिमेंट हैं जो DQ के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर करंट एलिमेंट हम 3 पर खड़े हैं और हमने देखा DQ के अंदर -3 एग्जिस्ट करता है, तो हमें पता होगा कि -3 कभी भी हमारे काम का नहीं हो सकता। क्यों काम का नहीं हो सकता? क्योंकि -3 हमारी विंडो में एक तो 3 से पहले एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर की जितनी भी विंडोज आएंगी, क्योंकि -3 के बाद उससे एक बड़ी वैल्यू, या -3 के बाद बड़ी वैल्यू 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, तो बेसिकली छोटी वैल्यू के बाद जो भी बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करती है करंट विंडो के अंदर, ये बड़ी वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि फ्यूचर में हमें हमेशा क्या चाहिए? हमें हमेशा मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। प्लस ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये बाद में भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये फ्यूचर विंडोज के अंदर भी यूज होंगी, जबकि -3 फ्यूचर विंडोज के अंदर यूज नहीं होगा और ये करंट विंडो का भी कभी मैक्सिमम नहीं बन सकता। जिसका मतलब है जब भी हम वायबल सॉल्यूशन, वायबल आंसर की बात करते हैं, हम स्मॉलर वैल्यूज को इग्नोर करते हैं, स्पेशली वो स्मॉलर वैल्यूज जो हमारी विंडो में पहले अकर करती हैं। तो जब भी हमारे करंट एलिमेंट से कोई भी वैल्यू, ऐसी वैल्यू है जो लेस देन है या इक्वल टू है, कोई भी वैल्यू हमारी DQ के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो इस वैल्यू को हम DQ से पॉप करने वाले हैं। मतलब दिस इज अ वैल्यू विच इज नॉट यूजफुल टू अस। व्हाई इज इट नॉट यूजफुल? क्योंकि वायबल आंसर कहने का मतलब है हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर दी है और ये जो वैल्यू है ये मिनिमम है या स्मॉलर है, तो स्मॉलर वैल्यूज की हमें आंसर के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपनी DQ के अंदर सारे वायबल आंसर्स को स्टोर करेंगे फॉर ऑल द पॉसिबल विंडोज, एंड इस तरीके से हम हर एक पॉसिबल विंडो के लिए अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो इसे एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि हम एग्जैक्टली किस तरीके से सॉल्यूशन को निकालेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट विंडो को एनालाइज करेंगे। फर्स्ट विंडो को एनालाइज करने का मतलब है कि हम शुरुआत में अपने फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को एनालाइज करेंगे और इन्हें अपनी क्यू के अंदर, DQ के अंदर पुश करने की कोशिश करेंगे। अब DQ के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बैक से पुश करने वाले हैं लाइक अ नॉर्मल क्यू। सबसे पहले वील स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट। हम क्योंकि एक विंडो को एक बार में एनालाइज करेंगे तो शुरुआत में हम अपने के साइज का लूप लगाने वाले हैं और फर्स्ट विंडो के सारे एलिमेंट्स को हम DQ के अंदर स्टोर करेंगे, गिवन कि वो एलिमेंट्स वायबल आंसर को फॉर्म करते हैं। वायबल आंसर को फॉर्म कैसे करते हैं उसकी अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने ज़रूरत इंडेक्स के साथ, मतलब 1 है, 1 को हम अपनी DQ के अंदर पुश कर देंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज 3। अब 3 को DQ के अंदर पुश करने से पहले हम क्या करने वाले हैं? जो भी नॉन वायबल आंसर है, मतलब जो भी आंसर नहीं हो सकता, उसे हम रिमूव कर देंगे। जिसका मतलब है कि DQ में कोई भी अगर एलिमेंट है जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसे हम रिमूव करने वाले हैं। अब हमें पता है हमने के साइज का लूप लगाया शुरुआत में, तो सारे के सारे एलिमेंट्स करंट विंडो का तो पार्ट हैं, पर क्या सारे एलिमेंट्स करंट एलिमेंट से बड़े हैं? मतलब अगर DQ के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो करंट एलिमेंट से छोटा हो जाता है या उसके इक्वल हो जाता है तो उस एलिमेंट को हम पॉप कर देंगे। जिसका मतलब है इस 1 को हम इस 3 से कंपेयर करेंगे। अब हमें पता है कि हम अपने एरे के अंदर इस ऑर्डर में ट्रिवर्स कर रहे हैं। अगर 3 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, 1 उससे पहले आ चुका है, अब 3 की वैल्यू इस 1 से बड़ी है, जिसका मतलब है कि दिस 1 कैन नॉट बी अ वायबल आंसर। 1 कभी भी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस विंडो के अंदर ही अगर 3 इस 1 से जीत जाएगा तो फ्यूचर विंडोज के अंदर तो नेक्स्ट विंडो कुछ ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसमें 1 को तो हम कंसिडर ही नहीं करने वाले। तो वी आर नॉट एवर गोइंग टू रिक्वायर दिस 1 एज आवर आंसर। तो हम क्या करेंगे? इस 1 को यहाँ से पॉप करने वाले हैं एंड 3 को हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वैल्यू। अब हमारे पास -1 है, -1 के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे। हम -1 से कंपेयर करेंगे इस 3 को। हमें पता चलेगा 3 इज ग्रेटर देन -1, जिसका मतलब है 3 एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली -1 को पुश कर देना है इन आर DQ। एंड इस तरीके से हमारी करंट विंडो के जितने भी वायबल सॉल्यूशंस होंगे, आंसर्स होंगे, वो हमारी DQ के अंदर आ जाएंगे। अब DQ के अंदर जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी अवेलेबल एट द फ्रंट ऑफ द DQ। जैसे नॉर्मल क्यू के अंदर फ्रंट एलिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही इस DQ के अंदर भी हम अपने फ्रंट एलिमेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे, जिसका मतलब है हमारी जो करंट विंडो है उसका लार्जेस्ट एलिमेंट इज अवेलेबल एट द फ्रंट ऑफ द DQ, जो कि हमारे पास इक्वल टू है 3 के। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमने क्या किया है? हमने बेसिकली एनालाइज किया है
अपनी फर्स्ट विंडो को, हम सिर्फ फर्स्ट विंडो को एनालाइज कर रहे हैं अभी तक के लिए। उसके अंदर हमने एक लूप चलाया फ्रॉम i = 0 to k एंड फर्स्ट के एलिमेंट्स को हम एनालाइज करेंगे। फर्स्ट के एलिमेंट्स को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो जिस भी एलिमेंट पर हम आते हैं उसे हम पुराने क्यू के एलिमेंट्स से कंपेयर करेंगे डी क्यू के एलिमेंट से कि वो इससे छोटे तो नहीं है, छोटे हैं तो उन्हें पॉप कर देना है। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू रन अ लूप, अ वाइल लूप, जिसके अंदर जब तक हमारी डी क्यू का साइज इज ग्रेटर देन 0, मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तब तक वी आर गोइंग टू एनालाइज कि हमारी डी क्यू के अंदर जो भी एलिमेंट है वो क्या लेस देन या इक्वल टू हो रहा है हमारे करंट एलिमेंट से। करंट एलिमेंट इज बेसिकली हमारा नंबर्स ऑफ ith एलिमेंट। अगर वो लेस देन या इक्वल टू हो रहा है तो उस एलिमेंट को हम रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट बिग क्वेश्चन आता है कि डी क्यू का जो एलिमेंट है इसे हम फ्रंट से चेक करेंगे या इसे हम बैक से चेक करेंगे। बेसिकली हमारे पास डी क्यू के अंदर जब भी एलिमेंट्स होते हैं हम फ्रंट एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम बैक एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। बट हम जो चेक करेंगे पॉप करने के लिए एलिमेंट्स को वो हम बैक एलिमेंट को करेंगे, ना कि फ्रंट एलिमेंट को। एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी डी क्यू के अंदर एक सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को मेंटेन कर सकें। सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कहने का मतलब है जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी हमारी डी क्यू के अंदर उसमें लार्जेस्ट वैल्यू पहले आनी चाहिए, फिर सेकंड लार्जेस्ट आनी चाहिए, थर्ड लार्जेस्ट, एंड इस तरीके से हमारी वैल्यूज मूव करेंगी। तो एक तरीके से आर डी क्यू इज ऑलवेज गोइंग टू स्टोर द वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि डी क्यू के अंदर हमारा जो आंसर है वो फ्रंट पे आना चाहिए। आंसर क्या होगा? आंसर मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे शुरुआत में जो वैल्यूज हों वो मैक्सिमम हो और बाद वाली जो वैल्यूज हों वो मिनिमम की तरफ जाए, जिसका मतलब है डी क्यू के अंदर हमें एक डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा अमंग द एलिमेंट्स। तो एग्जांपल के लिए फ्यूचर के अंदर लेट अस सपोज हमारे पास एलिमेंट आता है 5। अब 5 को शुरुआत में ही हम इस 3 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। 5 को सबसे पहले कंपेयर करेंगे इस -1 के साथ, इसे पॉप कर देंगे, फिर उसे कंपेयर करेंगे 3 के साथ, फिर इसे पॉप करेंगे। तो हम रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स को चेक करना स्टार्ट करेंगे, जिसका मतलब है कि जब भी हम एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं उन्हें पॉप करने के लिए हमें हमेशा डी क्यू का बैक चेक करना है। बैक एलिमेंट के साथ हम कंपैरिजन करेंगे अपने करंट एलिमेंट का। सो दिस इज बेसिकली द करंट एलिमेंट एंड दिस इज द बैक एलिमेंट। अगर हमारे एलिमेंट की वैल्यू छोटी हो जाती है तो उस केस में डी क्यू से हम पॉप बैक करने वाले हैं अपने एलिमेंट को एंड फाइनली वी आर गोइंग टू पुश आर करंट एलिमेंट डी क्यू डॉट पुश। पुश ऑपरेशन भी हम बैक से ही करेंगे करंट एलिमेंट को विच इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई। एंड इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, जिसके एंड पर हमारी डी क्यू के फ्रंट पर वील हैव द फर्स्ट आंसर। उसके बाद सब्सिक्वेंटली एक एक इंडेक्स पर जाकर हम अपनी नेक्स्ट विंडोज को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, जिसका मतलब है लेट अस मिनिमाइज दिस एंड इसे यहाँ पर ले आते हैं। तो सेकेंड पार्ट के अंदर हम स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे फॉर अदर विंडोज। उसके लिए हम दोबारा से एक लूप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम i = k to n। तो इस बार हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी दिस इंडेक्स, और इस इंडेक्स से हम अपने लूप को रन करना स्टार्ट करेंगे। अब जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बाकी सारी विंडोज़ के लिए, तो अब हमें ऑलरेडी पता है हमारे पास फर्स्ट विंडो का तो आंसर आ गया होगा। फर्स्ट विंडो का आंसर हमारी डी क्यू के फ्रंट पे एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम चाहें तो अपने रिजल्ट एरे के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले रिजल्ट के अंदर हम पुश बैक कर देंगे हमारी डी क्यू के फ्रंट पर जो भी हमारा आंसर है। हमेशा हमें पता है डी क्यू के फ्रंट पे हमारी एक विंडो का आंसर आ जाएगा, तो इस आंसर को हमने सबसे पहले स्टोर करा लिया। तो इफ वी वांट तो यहाँ पर वी कैन ऑल्सो क्रिएट एन आंसर एरे जिसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टोर ऑल ऑफ द आंसर्स। सबसे पहला आंसर हमारे लिए 3 हो जाएगा, तो हमने 3 को स्टोर करा लिया। अब हम अपनी नेक्स्ट विंडो को एनालाइज करेंगे, जिसको विजुअलाइज करें तो अब हमारी नेक्स्ट विंडो कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब नेक्स्ट विंडो के अंदर हमें पता है पुराने वाले तो सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी ऐड हो चुके होंगे, क्योंकि पुरानी विंडो का साइज k था। अब हमें बस इस विंडो को आगे शिफ्ट करना है, तो पुराने वाले k-1 एलिमेंट्स हमें रखने हैं, शुरुआत वाला एक एलिमेंट हमें रिमूव करना है और नेक्स्ट एक एलिमेंट हमें नया ऐड करना है। जिसका मतलब है जैसे जैसे हम लूप को आगे बढ़ाएंगे हम अपनी विंडो के अंदर एक एक नया एलिमेंट है जिसको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट एडिंग दिस एलिमेंट। ये हमारी सेकंड विंडो है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। अब इस एलिमेंट को यहाँ पर ऐड करने से पहले हमें 2 चीज़ें इंश्योर करनी है कि हमारी डी क्यू के अंदर वायबल आंसर स्टोर्ड हो। वायबल आंसर कहने का मतलब है कि डी क्यू के अंदर अभी ऑलरेडी जो भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं सबसे पहले तो वो करंट विंडो का पार्ट होना चाहिए। कैसे करंट विंडो के पार्ट होने चाहिए? उन्हें हम फ्रंट ऑफ द डी क्यू से चेक कर सकते हैं। तो हमारी डी क्यू के फ्रंट पे हमारे पास 3 एग्जिस्ट करता है एंड 3 हैज इंडेक्स 1 विच इज अ पार्ट ऑफ दिस करंट विंडो, जिसका मतलब है हमें एज सच कुछ रिमूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है ये हमेशा हमें चेक जरूर करनी पड़ेगी कि हमारी डी क्यू के फ्रंट पे जितने भी एलिमेंट्स जो करंट विंडो का पार्ट नहीं है उन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसे अभी के लिए हम अपने सूडो कोड में सिर्फ कमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं कि वी हैव टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम डी क्यू
विच आर नॉट पार्ट ऑफ करंट विंडो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको बाद में जाके हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा चेक करना कि DQ के अंदर ठीक है, हमने इंश्योर कर लिया सारे करंट एलिमेंट्स हैं, पर क्या सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बेसिकली DQ के अंदर जो भी पॉसिबल आंसर है जिसकी वैल्यू -3 से कम है उन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ऑलरेडी पता है, हम बैक से चेक करना स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे अपनी फर्स्ट विंडो के लिए चेक किया था वैसे ही हमें यहाँ पर चेक करना है। हम -3 को कंपेयर करेंगे -1 के साथ। -1 बड़ा है -3 से, जिसका मतलब है हमें किसी भी एलिमेंट को रिमूव नहीं करना, सारे आंसर्स ऐसे ही रहेंगे। एंड लास्ट में वी आर सिंपली गोइंग टू पुश -3 इन द DQ। तो इन दोनों कंडीशंस को इंश्योर करते हुए हमने अपनी नेक्स्ट विंडो को एनालाइज कर लिया है, और नेक्स्ट विंडो का भी जो आंसर है वो हमारे स्टार्ट पर आकर स्टोर हो गया है, जिसका मतलब है नेक्स्ट विंडो के लिए आंसर इज गोइंग टू बी 3। तो सेकंड स्टेप हमने क्या परफॉर्म किया, सबसे पहले तो चेक करना है कि जो भी करंट विंडो के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास रहे। एंड सेकंड चीज, जो भी हमारे स्मॉलर एलिमेंट्स हैं विंडो के अंदर उन्हें हम रिमूव कर देंगे। तो लेट अस कॉपी दिस एंटायर कोड। ये वाला जो हमारा व्हाइल लूप है यही सेम व्हाइल लूप है जिसे हमें यहाँ पर रन करना है टू रिमूव ऑल ऑफ द एलिमेंट्स। एंड एट द एंड जैसे ही सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने प्रोसेस कर लिया, उसके बाद अपनी DQ के अंदर लास्ट में हम पुश कर देंगे अपने करंट एलिमेंट को। तो हम DQ के अंदर पुश बैक करने वाले हैं करंट एलिमेंट विच इज इक्वल टू नम्स ऑफ i। ये ऐसा सूडो कोड का पार्ट है जिसे हमने अभी भी डेलिबरेटली छोड़ा हुआ है क्योंकि इसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दोबारा से इसी सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। अपना आंसर हमें मिल जाएगा जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है विच इज 3, जो इस विंडो का मैक्सिमम है। उसके बाद दोबारा हम रिपीट करेंगे फॉर द नेक्स्ट विंडो। नेक्स्ट विंडो की जब हम बात करते हैं तो इस बार हम यहाँ पर आ जाएंगे, इस विंडो को एनालाइज करेंगे एंड नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल टू 5। अब इस 5 के लिए सबसे पहले तो हम करंट विंडो में जो भी एलिमेंट्स नहीं है DQ में उनको रिमूव कर देंगे। DQ के फ्रंट पर है 3 इज नॉट पार्ट ऑफ द करंट विंडो। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब हमारी DQ के अंदर इतने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर -1 के लिए चेक करेंगे, इज -1 पार्ट ऑफ द करंट विंडो? यस, -1 इज पार्ट ऑफ द करंट विंडो। तो यहाँ पर हम रुक सकते हैं। उसके बाद हम रिमूव कर देंगे अपने स्मॉलर एलिमेंट्स को। तो 5 से कंपेयर करेंगे, 5 और -3 को कंपेयर करेंगे, -3 स्मॉलर है तो इसे हमें पॉप कर देना है। उसके बाद 5 को कंपेयर करेंगे विद -1, ये भी स्मॉलर है, इसे भी हम पॉप कर देंगे। एट द एंड DQ खाली हो गई और लास्ट में हम पुश कर देंगे अपने इस 5 को अपनी DQ के अंदर। तो एट द एंड इस विंडो के सारे एलिमेंट्स को हमने एनालाइज कर लिया है, 5 को हमने पुश कर दिया है। दोबारा से जब नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे तो हमारा 5 हमारी DQ के फ्रंट पे होगा विच इज गोइंग टू बी द आंसर। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट विंडो को एनालाइज करेंगे जिसमें -3, 5 एंड 3 है। नेक्स्ट नया एलिमेंट हमारे पास 3 हो जाएगा। सबसे पहले तो DQ के वो एलिमेंट्स जो करंट विंडो का पार्ट नहीं है उन्हें रिमूव करेंगे। सिर्फ 5 है विच इज पार्ट ऑफ द करंट विंडो, तो कुछ रिमूव नहीं करना। उसके बाद जो भी स्मॉलर एलिमेंट्स है उन्हें पॉप कर देंगे। तो 3 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ, डेफिनेटली 5 इज ग्रेटर, कुछ पॉप करने की जरूरत नहीं है। 3 को भी लास्ट में हम पुश कर देंगे अपनी DQ के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट विंडो को जब हम एनालाइज करने जाएंगे तब पुरानी विंडो का आंसर फ्रंट पे है, मतलब यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 5 के इक्वल। नेक्स्ट विंडो के अंदर न्यू एलिमेंट इज गोइंग टू बी 6। दोबारा से जो भी करंट विंडो का पार्ट नहीं उन्हें पॉप कर देंगे। करंट विंडो में 5, 3 एंड 6 हैं तो कुछ पॉप नहीं करना। फिर 6 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ, 3 स्मॉलर, इसे यहाँ से पॉप कर देंगे। फिर 6 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ, 5 इज ऑल्सो स्मॉलर तो इसे भी हम पॉप कर देंगे एंड 6 को पुश कर देंगे अपनी DQ के अंदर। उसके बाद वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट विंडो। नेक्स्ट विंडो पर जैसे ही मूव ऑन करेंगे हमारे पास पुरानी विंडो का आंसर है विच इज इक्वल टू 6, जिसको हम अपने आंसर के अंदर स्टोर करा सकते हैं। अब इस विंडो के अंदर, न्यू विंडो के अंदर 7 इज द एलिमेंट जिसको हमें एनालाइज करना है। सबसे पहले तो चेक करेंगे सारे एलिमेंट्स करंट विंडो के हैं क्या? ये सारे एलिमेंट्स करंट विंडो के हैं। उसके बाद स्मॉलर एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, 7 एंड 6 में 6 स्मॉलर है तो इसे हम यहाँ से पॉप कर देंगे। लास्ट में 7 को हम पुश कर देंगे इनसाइड द DQ एंड यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे, मतलब नेक्स्ट विंडो को एनालाइज करेंगे जिसका मतलब है हम लूप से बाहर निकल गए। तो यहाँ से लूप से हम बाहर निकल गए। एट द एंड जैसे ही हम पूरा लूप ट्रवर्स कर लेंगे हमारी लास्ट विंडो का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमारी DQ के फ्रंट पर होगा विच इज इक्वल टू 7। तो एट द एंड जब हमारे ये पूरा का पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट है, लेट अस मिनिमाइज दिस, तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट आंसर, वो एग्जिस्ट करेगा DQ के फ्रंट पर। तो हम रिजल्ट के अंदर पुश बैक कर देंगे DQ का फ्रंट। सो दिस इज द एंटायर फॉर लूप जिसके ऊपर हमारा पूरा लॉजिक वर्क करने वाला है। अब इस फॉर लूप के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें सॉल्व करना है, बेसिकली फिगरिंग आउट कि किस तरीके से वो सारे एलिमेंट्स जो करंट विंडो का पार्ट नहीं है उन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू ट्रैक द इंडेक्स ऑफ ऑल ऑफ द एलिमेंट्स, यानी ये जो हमारी DQ थी जिसके अंदर अभी तक हम सारे इसके सारे एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे थे, इसके अंदर अब एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कराएंगे।
इस DQ के अंदर हम सारी की सारी इंडेक्स वैल्यूज को स्टोर कराएंगे, क्योंकि कभी भी अगर हमारे पास इंडेक्स है तो हम अपनी विंडो को ट्रैक कर सकते हैं। कैसे ट्रैक कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस रिमूव दिस। बेसिकली लेट अस सपोज हमारी जो करंट विंडो है अभी कुछ ऐसी दिखाई देती है, जिसमें वी हैव ऑल ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स। हमने क्या किया होगा, सबसे पहले इस 1 को स्टोर कराया होगा, तो हम इस 1 एलिमेंट को स्टोर कराने की जगह इसका इंडेक्स स्टोर कराएंगे। सो दिस इज इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, इंडेक्स 0 स्टोर कराया। इनफैक्ट इसको और बेटर दिखाने के लिए हमने स्टोर तो 1 को ही कराया पर उसका इंडेक्स 0 स्टोर कराया। फिर नेक्स्ट जब हम 3 पर जाएंगे तो हम पुराने एलिमेंट को यहाँ से डिलीट कर देंगे और इस बार हम स्टोर 3 को करा रहे हैं पर इन द फॉर्म ऑफ इट्स इंडेक्स। हम इस बार नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे तो -1 जब इससे कंपेयर करेगा तो -1 को यहाँ पर स्टोर कराएंगे पर डायरेक्टली नहीं, हम उसके इंडेक्स को यहाँ पर स्टोर कराने वाले हैं। तो इस तरीके से हर बार DQ के अंदर इंडेक्स वैल्यूज को हम स्टोर कराएंगे इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल नंबर। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पर आएंगे, मतलब जैसे ही हम अपनी विंडो को अपडेट करेंगे टू दीज 3 एलिमेंट्स, तो दोबारा से हमें -3 को स्टोर कराना पड़ेगा। तो -3 की जगह हम उसका इंडेक्स स्टोर कराने वाले हैं। उसके बाद दोबारा से जब हम अपनी विंडो को अपडेट करेंगे तो हम किस तरीके से चेक करेंगे कि हमारी सिर्फ करंट विंडो वाले एलिमेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 3 है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है DQ के फ्रंट पे, ये अब हमारी करंट विंडो से बाहर निकल चुका है। उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस इंडेक्स वैल्यू। हमारे पास 2 इंडेक्स की एक्सेस है अभी। हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स जिसका हमें पता है दैट इज दिस इंडेक्स I, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। मतलब हमेशा हमारे पास अपने करंट इंडेक्स की वैल्यू होती है विच इज दिस वैल्यू I। उसके साथ में हमारी DQ के फ्रंट पे जो भी एलिमेंट स्टोर्ड है हमारे पास उसका इंडेक्स है। तो हमारे पास 2 वैल्यूज अवेलेबल हैं। एक है कि हमारे DQ के फ्रंट पे जो भी इंडेक्स स्टोर्ड है इस इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास है, तो बेसिकली इस इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास है। एंड वी ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ द करंट इंडेक्स I। सो दिस इज द इंडेक्स ऑफ द करंट एलिमेंट। क्या हम कह सकते हैं कि कभी भी अगर हमारे पास एक K साइज की विंडो है एंड उस विंडो का हमारे पास एंडिंग इंडेक्स है तो हम इसका स्टार्टिंग इंडेक्स निकाल सकते हैं। कभी भी इफ देयर इज अ विंडो ऑफ K साइज तो I माइनस K+1 ही उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर I की वैल्यू अगर 4 के इक्वल है तो 4 - 3 + 1 दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। मतलब इस विंडो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज इक्वल टू 2, जिसका मतलब है इस विंडो के अंदर कोई भी इंडेक्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो उस इंडेक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी दिस वैल्यू। जिसका मतलब ये भी है कि कभी भी अगर किसी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन I माइनस K+1 हो गई तो उसका मतलब है दैट एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ करंट विंडो। तो करंट विंडो को ट्रैक करने के लिए हम बेसिकली एलिमेंट्स के इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास विंडो का एंडिंग पॉइंट है, उसका साइज है, तो हम उसके स्टार्टिंग इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके अंदर के इंडेक्स की कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन इंडेक्स की भी कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ द करंट विंडो। तो इस कंडीशन को यूज करके वी कैन आइडेंटिफाई इफ दिस एलिमेंट इज पार्ट ऑफ द करंट विंडो और नॉट। इसी सेम कंडीशन को अगर हम चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि दिस इंडेक्स वैल्यू शुड बेसिकली बी लेस देन इक्वल टू I माइनस के। अगर ये लेस देन इक्वल टू I माइनस के होगी जिसका मतलब है हमें अब अपने एलिमेंट को पॉप करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने आंसर के इंडेक्स की बात कर रहे हैं जो बेसिकली हमारी DQ के फ्रंट पर स्टोर्ड है। DQ के फ्रंट पे जो भी एलिमेंट स्टोर्ड है उसका इंडेक्स अगर इससे लेस हो जाता है या इक्वल हो जाता है तो उसका मतलब उसे हमें पॉप करना पड़ेगा। 3 के इंडेक्स को एनालाइज करें तो 3 का इंडेक्स 1 के इक्वल है। I माइनस के की वैल्यू एनालाइज करें 4 - 3 है। इज दिस लेस देन इक्वल टू यस, जिसका मतलब है हमें यहाँ से इस 3 को पॉप करना पड़ेगा और हमारी सारी वैल्यूज ये आगे की तरफ आ जाएंगी जिससे हमारा पॉसिबल आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू को एनालाइज करें तो यहाँ पर इंडेक्स 2 के इक्वल है तो हम 2 को चेक कर सकते हैं। इज 2 लेस देन इक्वल टू 4 - 3? नो, जिसका मतलब है ये जो -1 है दिस इज पार्ट ऑफ द करंट विंडो। तो कभी भी करंट विंडो में कौन से एलिमेंट्स है कौन से नहीं है ये एनालाइज करना है तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जब हमें सारे उन एलिमेंट्स को रिमूव करना है जो करंट विंडो का पार्ट नहीं है तो यहाँ पर बेसिकली हम एक वाइल लूप चला सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ वाइल लूप हियर जो तब तक रन करेगा जब तक हमारी DQ के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है एंड जब तक हमारी DQ के फ्रंट पर जो भी इंडेक्स है दैट इज लेस देन इक्वल टू I माइनस के, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम DQ के फ्रंट से एलिमेंट्स को पॉप करेंगे। फ्रंट से क्यों यहाँ पर पॉप कर रहे हैं,
बाकी जगह हमने बैक से पॉप किया है क्योंकि बाकी जगह हमें अपने डिसेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करना है जब भी हम नए एलिमेंट को पुश करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपने पुराने एलिमेंट्स को रिमूव करना चाह रहे हैं क्योंकि हम एक तरीके से ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, क्यू के अंदर डेटा को स्टोर करा रहे हैं, तो हमारा फीफो ऑर्डर चल रहा है क्यू के अंदर। तो पुराने एलिमेंट्स को हटाने के लिए हम फ्रंट पे चेक करते हैं, नए एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम बैक पर ऐड करते हैं। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू रिमूव द नॉन वायबल वैल्यूज फ्रॉम द डीक्यू। अच्छा, अब यहाँ पर सूडो कोड के अंदर हमें हर जगह एक चेंज करना पड़ेगा। हर जगह जहाँ डीक्यू के अंदर हम पहले एलिमेंट को स्टोर करा रहे थे, अब एलिमेंट की जगह हम उसके इंडेक्स को स्टोर कराएंगे। जिसका मतलब है यहाँ पर when we were trying to push back numbers of I, उसकी जगह हम सिर्फ इस बार पुश करने वाले हैं अपने ith इंडेक्स को। यहाँ पर dq.back पे जब हम नंबर्स ऑफ I से कंपेयर कर रहे थे, इस बार यहाँ पर नंबर्स के अंदर अपने इस इंडेक्स को ऐड करके हमें इंडेक्स से अपनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेम चीज हम यहाँ पर और यहाँ पर करने वाले हैं। बेसिकली dq.front कैलकुलेट करने की जगह हमें यहाँ पर nums ऑफ dq.front को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम चेंज वील हैव टू डू हियर, क्योंकि अब हमारे पास इंडेक्स है डीक्यू के अंदर, तो नम्स के अंदर डाल के उसकी पहले एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर भी जब हम डीक्यू के अंदर पुश करेंगे तो हम अपनी इंडेक्स वैल्यू को पुश करने वाले हैं, और यहाँ पर भी इंडेक्स से पहले हमें नम्स के अंदर उस वैल्यू को निकालना पड़ेगा, फिर उसे नम्स ऑफ आई से हम कंपेयर करेंगे। तो ये एक चेंज है जो हर जगह सूडो कोड के अंदर कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड द आंसर। तो हम अपने आंसर को 2 स्टेप्स के अंदर फाइंड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट विंडो को एनालाइज करके, उसके बाद आइटरेटिवली अपनी बाकी सारी विंडोज को एनालाइज करके। एक चीज हमेशा याद रखनी है, हमारा जो डीक्यू है हमारी करंट विंडो को सिंबलाइज करता है, जिसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो करंट विंडो का पार्ट हो। इन एलिमेंट्स में से प्लस वो एलिमेंट स्टोर करने की कोशिश करनी है जो वायबल हो, मतलब ग्रेटर इन वैल्यूज हो, जो एक्चुअली हमारे काम आ सकते हैं। So this is how we solve the sliding window maximum problem, and this is the pseudo code for it. Now let us convert this pseudo code into actual C++ code. तो कोड के अंदर this is the hard level problem that we have to solve. सवाल के अंदर सबसे पहले तो हम अपने लिए एक DQ को क्रिएट कर लेते हैं। तो DQ के अंदर we are going to store the integer values, and उसके साथ में एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं of integer values, जिसके अंदर हम अपने रिजल्ट को या आंसर को स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम एनालाइज करने वाले हैं अपनी फर्स्ट विंडो को। फर्स्ट विंडो को एनालाइज करने के लिए एक लूप चला लेंगे फ्रॉम i = 0, i less than k, i++। हमें सबसे पहले तो नॉन वाइबल वैल्यूज को यहाँ से रिमूव करना है। तो जब तक हमारी DQ का साइज इज ग्रेटर देन 0 एंड जब तक हमारी नम्स ऑफ DQ के अंदर बैक पर स्मॉलर वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं एज कम्पेयर टू नम्स ऑफ I, उन स्मॉलर वैल्यूज को हमें रिमूव करना है। यानी DQ से हम पॉप बैक कर देंगे अपनी स्मॉलर वैल्यूज़ को, एंड लास्ट में DQ के अंदर हम पुश बैक करने वाले हैं अपनी करंट वैल्यू का इंडेक्स। सो दिस इज द फर्स्ट विंडो। अभी तक हमने आंसर को स्टोर नहीं किया है रिजल्ट के अंदर। फिर हम एक एक करके अपनी नेक्स्ट विंडोज को एनालाइज करेंगे। तो इंटीजर i = k, i less than n, विच इज बेसिकली nums.size, i++। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टोर द आंसर। तो रिजल्ट के अंदर पुश बैक कर देंगे नम्स ऑफ जो भी हमारी DQ के अंदर फ्रंट पर आंसर है। सो हर बार नई विंडो स्टार्ट करने से पहले पुरानी विंडो का हम आंसर पुश बैक करने वाले। उसके बाद रिमूव एलिमेंट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ करंट विंडो, जिसका मतलब है हम एक लूप चलाएंगे जब तक हमारी DQ का साइज इज ग्रेटर देन 0, तब तक हमारी DQ के फ्रंट पर जो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स इफ दैट इज लेस देन इक्वल टू i-k, तो उस केस में DQ के फ्रंट से हम पॉप करने वाले हैं उस वैल्यू को। उसके बाद वी आर गोइंग टू रिमूव द स्मॉलर वैल्यूज फ्रॉम द एंड। तो उसके लिए भी सिमिलर लूप हम रन करेंगे। इनफैक्ट यही सेम लूप है जिसको हम कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो जो भी स्मॉलर वैल्यूज है उन्हें हम रिमूव कर देंगे और लास्ट में DQ के अंदर पुश करने वाले हैं करंट एलिमेंट के इंडेक्स को। सो दिस इज हाउ वील फाइंड आउट ऑल ऑफ आवर आंसर्स, और उन्हें एक एक करके रिजल्ट के अंदर पुश बैक कर देंगे। अब हमारी जो भी लास्ट विंडो होगी उसका रिजल्ट हमें अलग से पुश बैक करना पड़ेगा। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू पुश बैक जो भी हमारा नंबर्स ऑफ DQ.front पर वैल्यू है, एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट की वैल्यू को। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकंड स्टेप, जिसकी हेल्प से हम अपने पूरे के पूरे आंसर को फिगर आउट करने वाले हैं। एक बार रन करने से पहले इस पुश को चेंज कर देते हैं टू पुश बैक, क्योंकि हम हमेशा अपनी DQ के अंदर बैक से पुश करने की कोशिश करेंगे टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ ऑल ऑफ द एलिमेंट्स। एंड नाउ लेट अस रन द कोड एंड सबमिट इट। तो इस तरीके से वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। अगर यहाँ पर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमें पता है हमारे जो फर्स्ट फॉर लूप है ये k टाइम्स रन कर रहा है, इवन दो इसके अंदर एक वाइल लूप एग्जिस्ट करता है। पर वाइल लूप का काम क्या है?
वाइल लूप का काम बेसिकली है कि हमारी डी क्यू के अंदर जो भी एलिमेंट्स पुश हुए हैं उन्हें एट मैक्स एक बार पॉप किया जा सकता है। अगर हमारे पास के एलिमेंट्स हैं जिनको हम पुश करने की कोशिश करेंगे डी क्यू के अंदर, उन सबको भी अगर हम एक एक करके पॉप कर दें तो वाइल लूप एट मैक्स के टाइम्स ही रन करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारा बाहर वाला फॉर लूप कितनी बार रन करे। तो फॉर लूप एंड वाइल लूप दोनों को मिलाकर हमारा ये जो पूरा का पूरा लूप है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट यानी सिर्फ फर्स्ट लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ के इक्वल, एंड जो सेकंड लूप है उसमें भी सेम लॉजिक फॉलो होगा। मतलब बाहर वाला जो फॉर लूप है वो रन कर रहा है बिग ऑफ n माइनस के टाइम्स बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम k एंड्स विद n, एंड अंदर वाले जो वाइल लूप हैं उसमें भी एट मैक्स हम एक एक करके जिन एलिमेंट्स को पुश किया था उन्हीं को पॉप कर सकते हैं। तो चाहे बाहर वाला फॉर लूप कितनी बार भी रन करे, हमारे अंदर वाले वाइल लूप भी बिग ऑफ n माइनस के टाइम्स ही रन करेंगे ऑन एवरेज। तो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को अगर हम मिलाएं तो ओवरऑल हमारे जो कोड की फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज इक्वल टू बिग ऑफ n। यानी ये जो हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पर, दिस इज अ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे जो सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n। हमारे सॉल्यूशन की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि यहाँ पर हमने अलग से एक डी क्यू को यूज़ किया है जिसमें एट मैक्स हम सारे के सारे एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं अपने एरे के, तो हमारी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी बिग ऑफ n के इक्वल। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम क्वेश्चन विद लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये जो सवाल है ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बिकॉज डेफिनेटली दिस इज अ हार्ड लेवल प्रॉब्लम, और इसका जो सॉल्यूशन है वो खुद से सोच पाना और फर्स्ट टाइम में सोच पाना इज रियली डिफिकल्ट। बट एक बार हमें इसके सॉल्यूशन का लॉजिक समझ में आ गया है तो नेक्स्ट टाइम इसी तरीके के जो सिमिलर सवाल हैं या इसी सवाल के जो वेरिएशंस हैं उनको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इफ वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर वी कैन मार्क आवर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। इसके साथ में यू कैन आल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।